में प्रॉपर्टी डीलर्स पर छापेमारी की और इनकम टैक्स से जुड़े दस्तावेज खंगाले। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 3 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग की 2 दर्जन से अधिक टीमों ने देहरादून, ऋषिकेश और सहारनपुर में छापेमारी की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि ये रेड प्रॉपर्टी के लिए है। मिली जानकारी के मुताबिक देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जौहर, राज लुम्बा, मेहता ब्रदर्स और नट भाटिया नवीन कुमार मित्तल के ठिकानों और घरों पर कार्रवाई हुई है। देहरादून में आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। अधिकारियों ने छापे के संबंध में कोई भी जानकारी देने से मना किया है। देहरादून में होटल व्यवसायी मंजीत जौहर के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। अभी इनकम टैक्स की टीम अंदर ही है। आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर पहले जब मीडिया यहां पे पहुंची तो इन्होंने ये गेट ही बंद कर दिया। सामने आप साफ तौर पे देख सकते हैं इनकम टैक्स की टीम सामने जो गार्डन है वहाँ बैठी है और कई दस्तावेज वहाँ खंगाल रही है। झांसी में सीएम ने प्रबुद्धवर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद सीएम ने झांसी वासियों को 327 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दी। निकाय चुनाव को देखते हुए सीएम योगी का झांसी दौरा बेहद अहम रहा। सीएम योगी ने जिले में 327 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से पहले माफिया गरीबों और व्यापारियों की संपत्ति हड़प लिया करते थे, लेकिन आज बीजेपी की सरकार उनसे ये संपत्ति ब्याज समेत वापस ले रही है। माफियाओं की जब्त की गई संपत्ति पर महिला संरक्षण गृह और गरीबों के आवास बनाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार में बुंदेलखंड की तस्वीर बदली। आज बुंदेलखंड में बेहतर कनेक्टिविटी है। बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी मिला है। विधानसभा चुनाव में आप सबने, झांसी के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए प्रदेश में फिर से सरकार गठन के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने या न लड़ने पर अब विराम लग गया है, क्योंकि उन्होंने खुद इस बात को माना है कि वो कन्नौज से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कन्नौज में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे। यहाँ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने 2024 के चुनाव में कन्नौज संसदीय सीट से उतरने के संकेत दिए हैं। डिम्पल जी को आप मैनपुरी क्यों ले गए? हमारे तो कन्नौज की वो 24 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, हम क्या करेंगे खाली बैठ के घर में? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप टिकट कन्नौज से लड़ेंगे भैया? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है? कन्नौज से लड़ेंगे भैया? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से। कन्नौज तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम? मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाकर नेताजी की विरासत सौंपे जाने के बाद कन्नौज में एसपी कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बन गई थी। डिम्पल यादव कन्नौज सीट से सांसद रह चुकी हैं और बीते लोकसभा चुनाव में भी एसपी ने उन्हें उतारा था। उनके मैनपुरी जाने के बाद स्थानीय एसपी नेताओं का असमंजस अखिलेश यादव ने अब दूर कर दिया है। मैनपुरी संसदीय सीट के चुनाव में सपा समर्थकों की दीवानगी देखने को मिल रही है। एक सपा समर्थक अपनी पीठ पर आई लव यू डिम्पल भाभी लिखवा करके 700 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से तय करता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के समर्थन में एक ऐसा समर्थक सामने आया है जो कुशीनगर से मैनपुरी तक का सफर साइकिल से तय कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने संकल्प लिया है कि जब तक एसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनती है तब तक वो लगातार साइकिल से जन यात्रा करता रहेगा। साथ ही उसने बताया है कि वो कुशीनगर से मैनपुरी साइकिल से जा रहा है, क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हो रहे उपचुनाव के चलते उनकी बहू डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, जिनके समर्थन में वो 700 किलोमीटर की लंबी यात्रा साइकिल से कर रहा है। माननीय डिम्पल यादव जी के लिए अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दूंगा, जिससे आदरणीय डिम्पल यादव जी भारी से भारी बहुमत से विजय हासिल करें और यही हम लोगों के नेताजी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं सब बातों के साथ जय समाजवाद, जय अखिलेश, डिम्पल यादव जिंदाबाद। मसूरी में धामी सरकार का चिंतन शिविर हुआ, जिसमें साल 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल करने का रोड मैप बना। मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 22 नवंबर को धामी सरकार का चिंतन शुरू हुआ।
जिसका समापन आज हो गया। चिंतन शिविर के पहले दिन सीएम धामी ने अधिकारियों को काम का तरीका बदलना होगा, ऐसा कहा। ये तेरी फाइल ये मेरी फाइल के चक्कर से अधिकारियों को बाहर निकलना होगा। ये जो जिम्मेदारी मिली उसमें से 4-5 महीने तो हमारे ऐसे ही निकल गए, बीच से और पहले के। तो जितना मैंने सीखा, एक डिपार्टमेंट दूसरे में डालता है, दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे में डालता है, और वो फुटबॉल की तरह बातें घूमती रहती है। एक कहता है साहब फॉरेस्ट वालों ने नहीं करा, वो कहता है ग्राम्य विकास वालों ने नहीं करा। वही चिंतन शिविर के दूसरे दिन उत्तराखंड के विकास का रोड मैप बना, जिसमें कई विभागों की योजनाओं पर मंथन हुआ और राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करने, जीडीपी को बढ़ाने और लोगों के जीवन स्तर को और बेहतर करने संबंधित विषय पर चर्चा की गई। वही चिंतन शिविर के आखिरी दिन सीएम धामी और पूरी कैबिनेट मौजूद रही। आज चिंतन शिविर से पहले सीएम धामी ने योगा क्लास लगाई, जिसमें मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मेरठ और मुरादाबाद में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद में समीर नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर श्याम के नाम से फेक आईडी बनाई। इसके बाद एक हिंदू लड़की से दोस्ती कर ली और उसकी कुछ तस्वीरों को वायरल करने की धमकी दी। छात्रा ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई तो उन्होंने छात्रा से फोन करवाकर समीर को मिलने बुला लिया, जिसके बाद उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लड़की पक्ष के कुछ लोग एक लड़के को यहाँ पकड़ के लेके आए थे। उनका कहना था कि ये लड़का उस लड़की को उसके संग ब्लैकमेलिंग कर रहा था। ये पिछले करीब 1.5-2 महीने से उसके साथ इनसे बातचीत इनकी हो रही थी और लड़की से इन्होंने बीच में उस लड़के ने कुछ पैसे भी लिए थे। मेरठ में कमर ने कमल बनकर पहले दोस्ती की, फिर धोखे से शारीरिक संबंध बनाकर आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। इसके बाद धर्मांतरण कर शादी का दबाव बनाने लगा। इनकार करने पर वीडियो वायरल करने और श्रद्धा की तरह 35 टुकड़े करने की धमकी दे डाली। अब पीड़िता ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। आगरा में पुलिस को बड़ी और अहम कामयाबी मिली है। 2.5 साल के अगवा बच्चे को पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया और किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया। मामला शाहगंज के दौरेठा का है, जहां 22 नवंबर की शाम खेलते हुए मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस को सीसीटीवी से अपहरणकर्ता का सुराग मिला, जिसके आधार पर अगले दिन संदिग्ध को पकड़ लिया गया। उसे सख्ती से पूछताछ करने पर आधी रात को मासूम को अगवा करने की बात स्वीकारी। बताया कि मासूम को मथुरा के वृंदावन में एक घर में छोड़कर आया है। अपहरणकर्ता की निशानदेही पर पुलिस ने वृंदावन में दबिश देकर मासूम को बरामद कर लिया। बच्चे के मिलने की खबर मिलते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। जो है हम लोग और पता कर रहे हैं, अभी तक कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं निकला है, लेकिन इतना जरूर है कि वो कर्जदार भी है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि या तो वो बेच के कर्जा चुका था या फिर जो है भिक्षावृत्ति का उद्देश्य हो सकता था उसका। सुल्तानपुर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुल्तानपुर पुलिस ने गौवंश तस्करों को दबोचा। 4 अपराधियों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है। पहली मुठभेड़ बल्दीराय थाना इलाके में हुई। यहाँ पुलिस का बदमाशों से आमना सामना हुआ। इस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हो गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं और पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ लिया। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज जारी है। दूसरी मुठभेड़ शिवगढ़ थाना इलाके में हुई। यहाँ मुठभेड़ के दौरान 4 गोवंश तस्कर गिरफ्तार किए गए। एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल लम्बुआ थाना क्षेत्र के गोवंशों को गाड़ी में लादने का गोवंश तस्करों का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ये कामयाबी मिली है। को मुखबिर में सूचना मिली थी और उन्होंने अपने गश्त के दौरान 4 व्यक्तियों को देखा संदिग्ध रूप में। रोकने का प्रयास किया तो मुठभेड़ में वो फायरिंग करने लगे और इधर से पुलिस से भी जवाबी फायरिंग की गई और फायरिंग में एक अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। सहारनपुर में टीचर का टॉर्चर सामने आया है। यहाँ यूनिफॉर्म नहीं पहनने पर एक छात्र की पिटाई का आरोप टीचर पर लगा है। मामला सरसावा थाना क्षेत्र के सरस्वती पब्लिक स्कूल का बताया जा रहा है। यहाँ टीचर पर आरोप है कि पीड़ित छात्र पूरी यूनिफॉर्म में स्कूल नहीं पहुंचा था, जिससे टीचर का पारा इतना बढ़ गया कि उन्होंने छात्र को डंडे से पीट दिया, जिससे छात्र की हालत बिगड़ गई। आनंद फानन में घर वालों ने उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सर ने डंडा मारा था स्कूल में। फिर जब से टेंशन होगी मुझे और पेट में दर्द होने लगा, फिर यहाँ हार्ट में दर्द होने लगा। किस बात को लेकर हुआ है? मेरी पूरी यूनिफॉर्म नहीं थी।
वहीं इस मामले में स्कूल प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से इसकी शिकायत की है, जिसके आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। नशे के सौदागर बागेश्वर को अपना गढ़ बना रहे हैं। पिछले कुछ सालों से यहां नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है। बागेश्वर में लंबे समय से नशे के कारोबार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। पिछले कुछ महीनों के आंकड़ों पर गौर करें तो जिले में करीब 40 किलो चरस और 95 ग्राम स्मैक पकड़ी जा चुकी है। वही भारी मात्रा में नशीले पदार्थ मिलने के बावजूद सरकार 2024 तक नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने का वादा भी कर रही है। कहीं ना कहीं एक नशा जो है हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। ये सारा जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनकी बॉर्डर्स हैं, उनके वहाँ से इनका आयात किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको 2024 तक जब माननीय मुख्यमंत्री जी डेडलाइन दी है वो जरूर पूरी होगी। साल 2021 में जिले में एनडीपीएस के 35 मामले सामने आए थे और 36 लोग गिरफ्तार हुए थे और करीब 174 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। साथ ही 8 किलो चरस बरामद हुई। वहीं साल 2022 में अब तक एनडीपीएस एक्ट में 28 मामले सामने आ गए हैं, जिसमें 37 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। फिरोजाबाद में HIV पॉजिटिव महिला ने अपने बच्चे को खो दिया है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला की डिलीवरी करने से इनकार कर दिया। गर्भवती महिला HIV पॉजिटिव थी, इसलिए मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और स्टाफ ने गर्भवती महिला को न तो वार्ड में एडमिट किया और न ही डिलीवरी करवाई। करीब 5-6 घंटे तक गर्भवती महिला स्ट्रेचर पर पड़ी पड़ी तड़पती रही। जब मामला मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के संज्ञान में आया, तब जाकर महिला की डिलीवरी करवाई गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नवजात की मौत हो गई। HIV वाला पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में 3 बजे 3:30 बजे के करीब आया था। तब तक किसी के संज्ञान में नहीं था, किसी ने बताया नहीं था कि ये पेशेंट HIV का है। उसके साथ वालों ने भी नहीं बताया था। फिर भी आते ही उस पेशेंट की जो अभी मैंने स्वयं आकर जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैं स्वयं आई थी गायनी डिपार्टमेंट और मैंने सबसे खुद भी बात की है। एक इंक्वायरी कमेटी भी सेटअप कर दिया है। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि अगर कोई लापरवाही हुई है तो ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी के एक गांव के कई बच्चों और बड़ों ने जेट्रोफा का फल खा लिया। इसके थोड़ी ही देर बाद सभी की हालत बिगड़ गई। मामला जैतपुर थाना क्षेत्र के चंदौला का पूर्वा गांव का है। यहाँ बड़ों और बच्चों सहित करीब 12 लोग गांव के ही खेत में बथुआ बीनने गए थे। इसी दौरान सभी ने वहां लगे पेड़ से जेट्रोफा के फल खा लिए। जेट्रोफा के फल खाते ही सभी की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। सभी को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत हो गई। हालत इतनी बिगड़ गई कि परिजनों ने सभी को इलाज के लिए स्थानीय CHC में भर्ती करवाया। हालत गंभीर देखते हुए CHC के डॉक्टरों ने सभी को बाराबंकी जिला हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। ये लोग बथुई बीनने गए, उसके बाद वहाँ पे निखरे। ये लोग जानते नहीं, अनजान बच्चे अभी तोड़ के खा लिया। अच्छा। और वो लेकर भी आए, जो खाया वो दिक्कत में है। बूढ़ी लोग खा लिया। अच्छा। हाँ। कितने लोगों ने खाया? ये शायद तो 4 लोग यहाँ है, खाए तो है 6, 7, 8 लोग।